उस टाइम पे वी वर पोस्टेड एट हैदराबाद और हमारी नॉर्मल पोस्टिंग आई थी कारगिल के लिए। हमारी एडवांस पार्टी जो है कारगिल में पहुंच गई थी, एनडीडीई चल रहा था। तब तक किसी भी तरह का लड़ाई का, किसी भी तरह का कोई अंदेशा नहीं था, कोई खबर नहीं थी। और अचानक ये हुआ कि पता लगा कि वहाँ पर कुछ मिलिटेंट दिखाई दिए, उस पहाड़ी पे बैठे हैं, इस तरह की खबरें आना छट के आना शुरू हो गई। हम ओरिएंट नहीं थे ये पहाड़ों की लड़ाई के लिए, लेकिन लड़ाई लग गई है, एडवांस पार्टी गई हुई है, मेन पार्टी को बुलाया जा रहा है तो जाएंगे। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था उस टाइम पे इस लड़ाई में लॉन्च होने के लिए कि एक्लेमेटाइजेशन नहीं है। जितनी भी यूनिटें वहाँ पर लाई गई थी तो उनके लिए उस टाइम पे पूरी तरह से इक्विपमेंट, क्लोथिंग, जो चीज़ें ज़रूरी थी वो नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इंडियन आर्मी है, क्योंकि मीडिया में सब चीज़ें लाइव चल रही होती हैं, आर्मी की जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। कारगिल के टाइम पे भी बहुत सारी रिपोर्टिंग ऐसी हुई है जो रिपोर्टिंग उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए थी। मुंबई वाला हुआ है 26/11, उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया ने शेयर की है कि कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन कौन से कमरे में, हेलीकॉप्टर कहाँ उतर रहा है, तो MSG कहाँ उतर रही है, ये सारा कुछ वहाँ पे पाकिस्तान देख के वापस इनको गाइड सैटेलाइट फ़ोन पे वापस। और इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है, ये तो कोई भी जिम्मेदार मीडिया नहीं करेगा। मेरी पोस्ट पे एक लेडी और एक लड़का, एक 17-18 साल का लड़का रहा होगा। वो इतनी बेचारी बुरी तरह से रो रही थी कि मैं खुद इमोशनल हो गया। तो मैंने उसको ऐसे ही मैंने प्रॉमिस किया, मैं बोला कि आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके हस्बैंड को मैं बचा के लाऊंगा। और उस ऑपरेशन में वी वर एबल टू एलिमिनेट 3 मिलिटेंट, 3 उग्रवादियों को हमने मारा। और उसके बाद जब गाड़ी को हमने चेक किया कि भाई वो कहाँ है जिसको किडनैप किया हुआ है, तो उसके मुंह में कपड़ा वपड़ा लपेटा हुआ था और बंधा हुआ था, हैंडकफ था। कम से कम लाइफ में एक बार द्रास वार मेमोरियल, जो कारगिल वार मेमोरियल है, उस पर पक्का जाए। वहाँ जाके जितने भी हमारे शहीद हैं उनको सल्यूट करें और जाने कि उस टाइम पे वहाँ पर क्या क्या हुआ था। मैंने ऐसे मजाक में पूछा कि आप थकते नहीं हो, तो बोलते हैं क्यों नहीं थकता हूँ, आर के थकता हूँ यार, लेकिन ये ऑपरेशन करके आऊँगा। मैं अपने CEO को बोलूँगा कि मेरे को 1 दिन की छुट्टी चाहिए और पूरे 24 आवर्स मैंने सोना है, 24 घंटे मैंने सोना है, सही में थका रहा हूँ। और ऐसे करके आप स्माइल देख के और वेव करके चला गया। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद पता लगा कि और मैं कभी भी उसका टॉपिक आता है, कभी भी उसका नाम आता है, तो मेरे को वो ही याद आता है कि यार क्यों नहीं थकता और 1 दिन की छुट्टी लेके 24 घंटे पूरे सोना है। मेरे साथ जो टीमें कभी टास्क कंप्लीट करने गई हो, चाहे कश्मीर में रहा हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई रही हो, चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हो, चाहे मैं कांगो में रहा हूँ, किसी भी तरह की बीमारी की वजह से कोई एक्सीडेंट में मारा गया, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और लड़ाई में मेरा कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। मेरे को कभी किसी परिवार को कॉल करके ये नहीं बताना पड़ा है कि आपका बेटा, आपका लड़का, आपका हस्बैंड जो है मेरे साथ ड्यूटी करते हुए वो नहीं रहा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं कर्नल राजेंद्र शर्मा जी, जो कि 300 से ज़्यादा ऑपरेशंस का हिस्सा बन चुके हैं अपनी 37 ईयर की मिलिट्री सर्विस में। इन्हें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे अवार्ड्स जो हैं वो भी मिले हुए हैं। कारगिल से लेकर मणिपुर तक इन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस में काम भी किया हुआ है, काफ़ी सारे ऑपरेशंस को लीड किया है। और क्या कुछ इनकी लाइफ में, इनकी पूरी इस जर्नी में हुआ, वो हम सब इनसे जानेंगे। किस तरह से कारगिल का वॉर जो था वो लड़ा गया, किस तरह से उसमें जो चैलेंजेस आए उसके बारे में जानेंगे इनके मणिपुर वाले ऑपरेशन के बारे में, जिसके लिए इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। क्या वो ऑपरेशन था, किस तरह की सिचुएशन उस समय इनके सामने आई, और कई सारे इनके जो ऑपरेशंस जो हैं
वो हुए हैं, वो सब हम इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे और इस मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे पास आए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? हाँ, बचपन से जब ये 1971 वार हुआ है तो उस टाइम पे मेरी एज शायद 6 साल रही होगी। और ये जो हमारी जम्मू आरएसपुरा रोड है, उस रोड को उस टाइम पे डिफेंस रोड हुआ करता था। तो मोटे तौर पे मुझे पूरी तरह से याद है कि क्या क्या हुआ था 71 वार में। और बॉर्डर एरिया से हमारे सारे रिलेटिव्स जो है वो हमारे पास आए हुए थे। हम एक एक कमरे में 10-10 लोग सोते थे उस टाइम पे। घर के बाहर बंकर बना रखा होता था, मतलब कि ट्रेंच टाइप। और हम वेट करते थे, उस टाइम पे सायरन बजता था। तो जैसे ही सायरन बजा तो हम भाग के जाते थे और जंप करके बंकर के अंदर से। बच्चे थे तो हमारे को एक्साइटमेंट होती थी कि कब वो बजे तो हम भाग के जाएं और जाके जंप करें, और पूरी फैमिली। और जैसे ही वो दोबारा सायरन बजता था तो उसके बाद हम जो है वो अपना ट्रेंच खाली करके वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाते थे। रात को लाइटें वाइटें नहीं जलती थी। तो लड़ाई जीत गए, उसके बाद काफ़ी हंगामा डोल धमाका हुआ यहाँ पे। गुड़ वुड़ बांटा गया उस टाइम पे, आई रिमेंबर। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर गांव का ही एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें एडमिशन लिया। तो जब हम स्कूल में जाते थे तो उस टाइम पे सुबह जाते ही जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं उस टाइम पे देशभक्ति के गाने लग जाते थे, बॉलीवुड हिंदी वो गाने, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। और शाम को जब क्लास स्कूल ख़त्म होता था उस टाइम पे दोबारा एक बार हम सब फॉलन होते थे और दोबारा उस टाइम पे ये देशभक्ति के गाने चलते थे। और हमारे टीचर हमारे को बताया करते थे। हमारे उस टाइम पे एक टीचर थे खेमराज जी, काफ़ी देर तक पढ़ा हूँ उनके पास। तो वो बताया करते थे आके कि जब भी आपको आते जाते कोई फौजी मिलते हैं तो उनको सैल्यूट करना है, उनके साथ इज्जत से बात करनी है। फौजी गाड़ियाँ पास में निकलती हैं तो आपने उनको सैल्यूट करना है। तो हमारा बचपन 5 मतलब कि 10 तक तो ऐसे ही गुजरा कि गाड़ी ढूंढते रहते थे हम कि कोई दिखे तो हम सैल्यूट मारें उनको। और बस आस्ते आस्ते। और उसके बाद और मतलब कि फ़ौज के काफ़ी नज़दीक रहा हूँ मैं, तो उनको देख देख के तो ये तो बचपन से ही डिसाइड हो गया था कि मैं आर्मी के लिए बना हूँ और आर्मी मेरे लिए। तो आपने कारगिल वार भी लड़ा है, तो उसके बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब 5465 को कैप्चर किया? कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लगभग मेरे को आर्मी में 12-13 साल हो चुके थे। और उसके बाद 1998 में मैंने एक मिशन लिया और इमीडिएटली आफ्टर माई मिशन 6 महीने के अंदर ये बात शुरू हुई थी। तो बाय द वे उस टाइम पे वी वर पोस्टेड एट हैदराबाद, ठीक है। और हमारी नॉर्मल पोस्टिंग आई थी कारगिल के लिए। हमारी एडवांस पार्टी जो है कारगिल में पहुंच गई थी, एनडीटी की चल रहा था। तब तक किसी भी तरह का लड़ाई का, किसी भी तरह का कोई अंदेशा नहीं था, कोई खबर नहीं थी। और अचानक ये हुआ कि पता लगा कि वहाँ पर कुछ मिलिटेंट दिखाई गए हैं, उस पहाड़ी पे बैठे हैं। इस तरह की खबरें आना छट छट के आना शुरू हो गई। और तब हमारे को वहाँ से मोबिलाइज़ करना पड़ा। उससे पहले हमारा जो है, जब भी आप पीस स्टेशन मतलब शांति काल में कहीं पे भी पोस्टेड होते हो तो आपकी तैयारी इस तरह से होती है कि आपका कोई ना कोई एरिया आपको डिजिग्नेट किया होता है कि लड़ाई के दौरान आपने कहाँ पे जाना है, या लड़ाई लगती है तो आप उस टाइम पे किस तरह की है। तो हम डेजर्ट की तैयारी कर रहे थे, राजस्थान के एरिया में लड़ाई लड़ना। तो उससे कुछ टाइम पहले ही एक एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज शिव शक्ति। और 10 साल में, डिकेड में एक बार होती है इतनी बड़ी एक्सरसाइज। तो उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और पूरे डिवीज़न में हमारी जो यूनिट है 22 ग्रेनेडियर रिवर्स वेव वो फर्स्ट आई थी, ठीक है। लेकिन अचानक उसके बाद हम ओरिएंट नहीं थे ये पहाड़ों की लड़ाई के लिए। लेकिन लड़ाई लग गई है, एडवांस पार्टी गई हुई है, मेन पार्टी को बुलाया जा रहा है तो जाएंगे। तो हमारे पास टाइम बहुत कम था उस टाइम पे इस लड़ाई में लॉन्च होने के लिए कि एक्लेमेटाइजेशन नहीं है। जितनी भी यूनिटें वहाँ पर लाई गई थी तो उनके लिए उस टाइम पे पूरी तरह से इक्विपमेंट, क्लोथिंग
जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इंडियन आर्मी है, रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करती और ये अपनी विल पे लड़ती है, ठीक है। और फ़ख्र है मुझे कि मेरे को कारगिल जैसी लड़ाई का हिस्सा मिलने का और बनने का मौका मिला एज ए यंग लेफ्टिनेंट। और यस 0.5465 जो है उसके लिए मेरे को टास्क किया गया था मेरे कमांडिंग ऑफिसर द्वारा। और तब तक लड़ाई 1-1.5 महीने से चल रही थी, बहुत सारी मतलब कि डिफिशेंसीज थी और टेरेन और वेदर जो है वो इस तरह का था कि वो हमारे बिल्कुल बरखिलाफ था। हम उस माहौल से रूबरू नहीं हो रखे थे। स्टिल जितने भी हमारे को टास्क दिए गए थे वी कंप्लीटेड दो टास्क परफेक्टली। और उसी के बीच में मेरे को 5465 के लिए तैनात किया गया था और मैं और मेरी टीम वो 5465 भी टाइमली गिवन टाइम में कैप्चर करके वहाँ पे अपना परचम लहराया, वहाँ पर तिरंगा लहराया। तो इसी के बाद इस पोस्ट का नाम आपके नाम पर भी रखा गया था, उसके बारे में बताइए। नहीं, वो जब आप पोस्ट ले लेते हो तो उसके बाद होता है कि कौन कमांडर गया था वहाँ पर, किसने कैप्चर किया, ये वो तो इनिशियली उसका नाम जो है राजेंद्र पोस्ट रखा गया था 0.565, ठीक है। और अभी तो पता नहीं क्या है, वो चेंज होते रहते हैं, ज्योग्राफी चेंज होती रहती है या उसके बाद कोई और कार्रवाई होती है तो उसके बाद नाम चेंज भी हो सकता है। तो 0.5465 तो पहले भी हमारे पास था, आई मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन यस इनिशियली इट वाज राजेंद्र। तो जैसे कारगिल की बात करें तो वो हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट होता है, तो वहाँ पे किस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो आपको आए थे? जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, इमीडिएट चैलेंजेस ये थे कि पहली बात तो हमारे को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि चल रहा था इतने सालों से और इतना ज़्यादा मतलब है कि विश्वासघात होगा कि वो आके हिल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। और जितनी वहाँ पर फोर्सेस चाहिए थी उस टाइम पे उतनी फोर्सेस भी नहीं थी, ये भी सच है। और टेरेन और वेदर ये एक्सट्रीम लेवल के थे और जो जो इक्विपमेंट उस टाइम पे हमारे को इमीडिएटली चाहिए था वो नहीं था। तो इस तरह की परेशानियां तो आती हैं, लेकिन वार इज़ वार और वार में आपको परेशानियां आएंगी। उन परेशानियों के बावजूद अगर आप कामयाबी हासिल करते हैं, दुश्मन को परास्त करते हैं और जीत को अपने नाम के साथ जोड़ते हैं तो दैट इज़ द इंडियन आर्मी। और अल्टीमेटली इंडियन आर्मी ने वो करके दिखाया। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उसके लिए टीम को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? क्या ये ट्रेनिंग के दौरान ही होता है जहाँ कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ऑन स्पॉट ही कुछ ऐसा करना पड़ता है? नहीं, ट्रेनिंग के दौरान तो ट्रेनिंग दी ही जाती है। आपको इस तरह से तैयार किया जाता है कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस, स्ट्रेन, फिजिकल, मेंटल वो सारा कुछ जो है आप में बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ये आता है कि हमारे पर जंग थोप दी गई है या हमारे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उस टाइम पे आपका जज्बा जो है ना आपसे सब कुछ करवाता है। एज ए टीम लीडर या एज ए कमांडर आप उनको मोटिवेट तो करते हो, ठीक है, उनको बताते हो कि क्या क्या है। और नाम नमक निशान जो फौजी की सबसे मतलब कि इम्पॉर्टेंट उसकी लाइफ का तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने टास्क पूरा करना है। बाकी सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, लेकिन अपनी और अपने देश की इज्जत जो है वो परमानेंट है। उसको बरकरार रखने के लिए जो छोटे मोटे कष्ट हैं वो हमारे को सहन करने पड़ेंगे एंड वी आर मेड फॉर दैट कि हम कर सकें। हमारे को ट्रेनिंग ऐसे आला दर्जे की दी जाती है। आजकल तो हर वॉर में एयरफोर्स भी इंक्लूड हो जाती है, बट करगिल के टाइम पे एयरफोर्स को क्यों नहीं बीच में इंक्लूड किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं है, करगिल के टाइम पे भी एयरफोर्स को यूज़ किया गया, लेकिन जियोग्राफिकली ना करगिल की टेरेन ऐसी थी जहाँ पर एयरफोर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती क्योंकि एयरफोर्स जो है वो एरिया वेपन है, ठीक है। तो वहाँ पर जिस तरह के बंकर थे या जिस तरह की जियोग्राफी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयरफोर्स का सक्सेसफुल होना मेरे ख्याल में ये एक कारण रहा होगा। और वहाँ पर ज़्यादा लड़ाई जो थी ना वो आर्टिलरी की और इन्फेंट्री की थी।
जिन जिन ने भी वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है या जो जो वहाँ पर लड़े हैं, मैं किसी का क्रेडिट कम नहीं करना चाहता, बट ज़्यादा लड़ाई ये इन्फेंट्री पैदल सेना की लड़ाई थी या आर्टिलरी की लड़ाई थी। और बाकी इमदादी दस्ते जितने भी होते हैं, सिग्नल है, इंजीनियर है, इन लोगों को तो काम था। एयरफोर्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा हुआ कि उतना बड़ा रोल नहीं है, बाकी पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया है और क्रेडिट उनको भी जाता है। उन्होंने वहाँ पे अच्छे से लड़े हैं, बम्बार्डमेंट किए हैं, उनकी एक तो जो है एयरक्राफ्ट भी जो है वो हिट हुए थे, बट ये लार्ज स्केल पे वहाँ पर एयरफोर्स का मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा रोल बनता। तो करगिल वॉर के दौरान यहाँ पर 4 जो जवान हैं उन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है। क्या आप इन चारों से मिले हुए हैं? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली जो है विक्रम बत्रा तो मैं नहीं मिल पाया था, विश की मिल पाता। और उसके अलावा जो है क्या नाम है, 2 जिंदा परमवीर चक्रा, एक तो या जोगिंदर यादव, वो मेरी रेजिमेंट से ही है, मैं उनसे भी मिला हूँ। और एक है वो अपना क्या नाम है, जैक राइफल के संजय, उनसे भी मैं मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ। और बटाली सेक्टर में करगिल लड़ाई के दौरान मेरे को मनोज कुमार पांडे जो हैं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उनसे मिलने का मौका मिला था। इनफैक्ट हम क्लाइंब करके ऊपर जा रहे थे एंड मेरा एक कोर्समेट था वहाँ पर, मैं उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने मेरे को पहचान लिया। तो फिर उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया 111 GR का, सतीश करके था मेरा कोर्समेट। तो उसने बोला कि ये मनोज कुमार पांडे हैं, ये नवदीप कादियान है, तो 2-3 अफसर हुए। फिर उसने मेरे को डिटेल में बताया कि मनोज कुमार पांडे ने ब्रिगेड के साथ रह के इतने ऑपरेशन पहले कर चुका है। तो हमने हाथ मिलाया, बड़ा मतलब है कि जेंटल सोल, थोड़ा सा उसने स्माइल दिया मनोज कुमार पांडे ने। और बाकी ये सतीश ही मेरे को उसके बारे में बताता रहता था कि कितने ऑपरेशन किए गए। उसके बाद जिस दिन उनकी शहादत हुई है, उससे 1-2 दिन पहले हम ये खालूबार अटैक के लिए प्लान कर रहे थे और ये ब्रिगेड से नीचे जा रहा था। तो मैं बोला, सर कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है यूनिट में बुलाया। तो उसने मेरे को ऐसे इशारा किया, पता नहीं कोकरधाम की तरफ इशारा किया या खालूबार की तरफ किया कि बोला। तो मैं समझ गया कि ये अटैक के लिए जा रहा है। मैंने ऐसे मजाक में पूछा कि आप थकते नहीं हो? तो बोलता है, क्यों नहीं थकता हूँ, आर के थकता हूँ यार, लेकिन ये ऑपरेशन करके आऊँगा। मैं अपने सीओ को बोलूँगा कि मेरे को 1 दिन की छुट्टी चाहिए और पूरे 24 आवर्स मैंने सोना है, 24 घंटे मैंने सोना है, सही में थका हुआ। और ऐसे करके आप स्माइल देख के और वेव करके चला गया। और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन के बाद पता लगा कि ही इज़ नो। और मैं कभी भी उसका टॉपिक आता है, कभी भी उसका नाम आता है, तो मेरे को वही याद आता है कि यार क्यों नहीं थकता, और 1 दिन की छुट्टी लेके 24 घंटे पूरे सोना मेरे को। ये है। तो कारगिल के जो 4 हीरो थे, 2 ऑफिसर थे, 2 जवान थे, इनसे मैं विक्रम बत्रा को छोड़ के मैं बाकी तीनों से फिजिकली मिला। तो 370 से पहले तो काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी थी कश्मीर में। तो कश्मीर में कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपने लीड किया हो, जो आप बता सकें हमारे व्यूअर्स को? हाँ, कश्मीर में 1989 में मिलिटेंसी शुरू हुई है कश्मीर में। और मैं अपनी पिछली यूनिट के जब मैं रैंक्स में था उस टाइम पे मेरे को कश्मीर में 1993 में सबसे पहली बार ऑपरेट करने का मौका मिला। तो उस टाइम पे मैं ज़ख्मी भी हो गया था एनकाउंटर में, और मेरे कंपनी कमांडर भी ज़ख्मी हो गए थे। वी वर एबल टू एलिमिनेट मिलिटेंट्स। बहुत सारा जो असला वो भी हमने, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी। और उसके बाद मिलिटेंसी का पैटर्न चेंज होता रहा, फिर बाद में फिदाइन भी आ गए और सुसाइड अटैक वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने लगे। और उसके बाद कमीशनिंग के बाद भी मेरे को 3 बार यहाँ पर ना J&K में, मेरे को रजौरी में, पुंछ में, अपना पूरे कश्मीर में सब जगह पे ऑपरेट करने का मौका मिला एज ए सोल्जर आल्सो एंड एज एन ऑफिसर आल्सो। और बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशनों का मैं हिस्सा रहा। तो अभी भी मतलब है कि जो है मिलिटेंसी पूरी तरह से तो नहीं ख़त्म हुई है, लेकिन 370 के बाद, आर्टिकल 370 के बाद बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। और लोगों की सोच में ना, जो लोकल मिलिटेंट थे, जो पहले सपोर्ट करते थे मिलिटेंट्स को, अभी उतनी सपोर्ट मिलिटेंट्स के लिए नहीं रह गई है। ये मुझे, ये मेरी असेसमेंट है।
तो जब कारगिल वार हो रहा था, पाकिस्तान जो थे वो ऊपर टॉप पर बैठा हुआ था, वहाँ से वो इजीली टारगेट कर सकता था नीचे से। बट वहीं अगर हम बात करें, हम इंडियन आर्मी जो थी वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही थी। नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर से विजन बिल्कुल क्लियर होता है, नीचे से हम टारगेट नहीं कर पाते हो। इस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया, किस तरह का जो एक्सपीरियंस था पूरा ये शेयर करें आप। नहीं, आपने दुरुस्त फरमाया। उस टाइम पे बहुत सारी जो डोमिनेटिंग हाइट है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में आ गई हुई थी, और जो है द्रास करगिल हाईवे वो पूरा वो डोमिनेट कर रहा था। और जो हाइट पे बैठा होता है सारी एडवांटेज उसी के पास होती है, बट देन उसको खाली भी करवाना था और हमने अपनी पहाड़ियाँ रिक्लेम करनी थी। तो उसके लिए जो बन पड़ता था वो मतलब कि करना ही था। तो उसके लिए ना मतलब है कि सबसे पहले तो आर्टिलरी को आपको यूज़ करना पड़ता है कि उस टारगेट को सॉफ्ट करने के लिए या थोड़ा-सा वो करने के लिए। और उसके बाद इंडियन आर्मी है, जज़्बा है, ये पता था फिक्स लाइन पे उन पे वेपन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी चले जा रही है। कितने मारोगे देखते हैं। और तभी इतनी कैजुअल्टी हुई है, नहीं तो इतनी कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जितना हमारे पास विंडो था, जितना पीरियड था कि जिस पीरियड के, क्योंकि उसके बाद सितंबर अक्टूबर के बाद वापस बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, तो वो सारी उससे पहले पहले हमारे को ये पीक्स खाली करवानी थी, ठीक है। तो इनिशियली कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उसके बाद हमने किया उनकी सप्लाई चेन जो है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, और अलग अलग अप्रोचों से मतलब है कि क्लाइम करके हम ऊपर तक पहुँचे और उनको न्यूट्रलाइज किया। सो वार में जो है कैजुअल्टी तो होनी है, ठीक है। किसी का शहीद होना, मतलब ज़ाया होना, ये तो लाजिम है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने मजबूत हौसलों के साथ, जज्बे के साथ जो है आप, प्राइमरी होता है कि आप जाके अपना टास्क कैसे पूरा कंप्लीट करते हैं, और टास्क कंप्लीट करके जो आपको ड्यूटी दी गई है और जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी, जो डिमांड आपको किया गया है कि ये पॉइंट है, ये हमारे को चाहिए, ये टिप है, ये हमारे को चाहिए, वो बंकर जो है वो क्लियर करवा के आपने रिक्लेम करना और अपनी फोर्सेस को वहाँ पे बिठाना। वी डिड दैट, वी डिड दैट। ठीक है, कास्ट थोड़ी सी हैवी थी, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ी, बट ये करना था हमारे को, बहुत बढ़िया तरीके से किया, गिवन टाइम में किया। और थोड़ी सी और लिबर्टी होती तो पाकिस्तान को तो अभी भगा भगा के मारने का टाइम आ गया था। लेकिन चलो ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि हमने उसको कितना डैमेज करना है या टारगेट क्या है। तो आपने अराउंड 40 साल तक अपनी सर्विस की है, 300 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं इसमें। तो इसमें काफ़ी सारा जो फ़ियर्स भी होते हैं, कैसे आपने इनको ब्रेक किया है? कैसे आपने इन सब चीज़ों को मैनेज किया है? हाँ, मैंने 38 ईयर्स दिए हैं इंडियन आर्मी को, और अलग अलग टुकड़ों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। फ़ियर की डेफिनेशन कुछ वो अलग सी है, किसको कितना डर लगता है ये तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। लेकिन ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल निडर देखे हैं मैंने, जिनके साथ मैंने काम किया, कि उसको मौत की परवाह ही नहीं है, एंड वो आगे भाग रहा है और उसको होल्ड करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है कि डोंट डू इट, ठीक है, डोंट बी फूलहार्डी। और दूसरा ये है कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंडियन आर्मी जो है ना, डर तो किसी को लगता होगा, नहीं लगता होगा, कितना लगता होगा, लेकिन इतना डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती कि जो उसको टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट ना कर पाए। कि अगर मेरे को ये बताया गया है कि उस घर के अंदर 5 मिलिटेंट हैं, या उस बंकर के अंदर जो है 5 पाकिस्तानी बैठे हुए हैं या 5 दुश्मन बैठा हुआ है, तो उसको खाली करवाना है, तो फियर कभी भी ना सोल्जर को ओवर पावर नहीं कर पाता। और इंडियन आर्मी में खास करके कि डर ने उसको इस कदर डरा दिया है कि वो जाके अपना टास्क पूरा करके नहीं आ सकता गिवन टाइम। सो डर के आगे जीत है, कब बोला जाता है ना कि डर के आगे जीत है। सो डर को एक टाइम पे बोला जाता है कि लड़ी चढ़ा, वो अपनी जगह पे रहे, अपने औकात में रहे, मैं अपना काम दिया हुआ मेरे को वो काम खत्म करके आने दें। सो इट इज़ हाउ इट इज़ डन, ठीक है। मेरी पूरी जर्नी में मेरे को बहुत कम लगा है कि ये लड़का थोड़ा सा डर रहा है, नहीं लगा।
और मेरे को ऐसे लोग ज़्यादा मिले जो जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है मेरे साथ और आगे भागे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना भी पड़ता है क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जवाब देना है। एंड टचवुड फॉर्चुनेटली मेरी पूरी जर्नी इस तरह से रही है कि मैंने आज तक अपना कोई सोल्जर खोया नहीं। मेरे साथ जो टीमें कभी टास्क कंप्लीट करने गई हो, चाहे कश्मीर में रहा हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई रही हो, चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, चाहे मैं कांगो में रहा हूँ, किसी भी तरह की कैजुअलिटी, दो तरह की कैजुअलिटी होती है। एक तो होता है ना कि इस टाइम पे फिजिकल कैजुअलिटी, आप मतलब है कि इस टाइम पे किसी को बुखार हो गया, कैंसर हो गया, किसी भी तरह की बीमारी की वजह से कोई एक्सीडेंट में मारा गया, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। और लड़ाई में मेरा कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। मेरे को कभी किसी परिवार को कॉल करके ये नहीं बताना पड़ा है कि आपका बेटा, आपका लड़का, आपका हस्बैंड जो है मेरे साथ ड्यूटी करते हुए वो नहीं रहा। एंड उसके लिए मैं अपने से ज़्यादा भगवान की आशीर्वाद और अपने आप को लक्की मानता हूँ कि मेरे को इस तरह से कभी किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ा, इस तरह से कभी किसी को चताना नहीं पड़ा कि ये हो गया। काफ़ी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आप कैसे लगते हैं आपको बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं? नहीं, मैं इन्फेंट्री के ऊपर तो हमेशा फ़ख्र करता आया हूँ और मैं इन्फेंट्री में रहा हूँ। लेकिन बाद में ना, ख़ास करके ऑफिसर बनने के बाद मेरे को बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। सीआरपीएफ के साथ मैंने काम किया है, बीएसएफ के साथ मैंने काम किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ काम किया है, नॉर्थ ईस्ट की पुलिस के साथ, खास करके मणिपुर की पुलिस के साथ मैंने काम किया है। तो मैं फ़ख्र के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो होता है ना लड़ने का जज्बा या देश के लिए, वो सब में बराबर है। चाहे वो आर्मी वाला है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो सीआरपीएफ वाला है, चाहे बीएसएफ वाला है। जो जज्बा है, उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी कम हो सकती है या उनके पास वेपनरी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जो देश के प्रति जज्बा है मर मिटने का या लड़ने का, उसमें मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी नहीं देखी। और मैं इसका फ़ख्र करता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान जो है, वो सारी बेल्ट फोर्सेस जो है, उनमें वही जज्बा है जो किसी भी आर्मी में या इन्फेंट्री में हो सकता है। तो फॉर दैट आई सैल्यूट देम। और जे पुलिस तो मतलब है कि 35-36 साल से काउंटर इंसर्जेंसी में और बहुत ही लाजवाब काम कर रही है। मेरे को फ़ख्र महसूस होता था इनके लिए। और जब मैं मणिपुर में गया हूँ तो मेरे को वहाँ पर जाके और भी फ़ख्र महसूस होना शुरू हो गया कि जो लोग भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस, मणिपुर पुलिस का जो है डिसिप्लिन, उनका टर्नआउट, और 24 घंटे वो मौत के साए में रहते हैं। वो लोकलाइट हैं, वहीं पे उनके जहाँ पे खुद रह रहे हैं, 2 घर छोड़ के आगे मिलिटेंट का घर भी है, और फिर भी उस साए में रह के भी वो इतना बढ़िया काम कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। मणिपुर में मेरे को सीआरपीएफ और बीएसएफ के साथ भी काम करना पड़ा। सैल्यूट टू देम, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी सबके लिए बराबर की सब। तो करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को है, उस पर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, पहले सबसे पहले तो ये अभी 26 ईयर्स होने वाले हैं, और सबसे पहले तो जितने भी करगिल शहीद हैं, लगभग 524 के करीब शहीद थे, तो सैल्यूटेशन टू ऑल द मार्टिर्स ऑफ द करगिल। उसके बाद में जो उनके परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया था, उनको भी मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। और देश के यूथ से मेरा यही जो है मैसेज देना चाहूँगा कि कारगिल वार के बारे में पढ़ें। जो इंडिपेंडेंस, जो लिबर्टी आप इंजॉय कर रहे हैं, उसके बारे में जानें कि आपकी इस लिबर्टी और इंडिपेंडेंस के लिए कारगिल में किस किस ने अपने प्राणों की, अपने खून की आहुति दी थी। ये यूथ को पक्का जानना चाहिए। और यूथ को मोटिवेट हो गए। इंडियन आर्मी वैसे ही स्ट्रांग रहे, उस टाइम पे कोई और था यूथ जिसने ये कुर्बानियाँ दी थी, और आज किसी और को तैयार करना पड़ेगा अपने देश के लिए कि यस, अभी मेरी बारी है, मैं यूथ हूँ और मेरे को इस देश की स्ट्रांग आर्मी का हिस्सा होना है। और मैं आपको बताता हूँ, उतने लोग लड़ाई में नहीं मरते जितने डेली मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ठीक है, जिसकी जहाँ लिखी हुई है वो। और आपको ट्रेन भी इसलिए किया जा रहा है, आपको ट्रेन भी इसलिए किया जा रहा है कि आप दूसरे को मारें, ना कि खुद जाके मारें। फिर भी उस प्रोसेस में वो जो 30 सेकंड 1 मिनट की लड़ाई होती है, वो जो बुलेट चलते हैं, उसमें अगर आप शहादत दे भी देते हैं, आप शहीद हो भी जाते हैं, तो पीछे जो आप छोड़ के जाते हैं
वो ये है कि इज्जत फॉर दी फैमिली फॉर एवर। ठीक है, आप तिरंगे में लिपट के अपने घर पे आते हैं और उसके बाद रोल ऑफ ऑनर पे आपका नाम होता है कि ये बंदा था, ये सोल्जर था जिसने अपने देश के लिए कुछ किया था। ठीक है, तो उस फख्र को बरकरार रखने के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए आपको अपने आप को तैयार करके आगे आना चाहिए, मोटिवेटेड सोल्जर। तो दिस इज माय मैसेज फॉर दिस। तो आप क्या कहना चाहोगे यूथ से? जैसे करगिल वार मेमोरियल है, आपको लगता है कि सबको एक बार वहाँ पे विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा वहाँ पर जो देश के जवान जो शहीद हुए थे, जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी थी, क्योंकि वहाँ जाकर जो चीज़ महसूस होगी वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि घर बैठे कोई महसूस कर सकता है। जी, मैं आपसे सहमत हूँ और मैं पिछली साल ना जब ये सिल्वर जुबली थी कारगिल वार की, तो मैं 2 बार वहाँ पर गया हूँ और मैं लगभग 20 दिन वहाँ पर रहा हूँ। ठीक है, और जो द्रास वार मेमोरियल है, जिसको कारगिल वार मेमोरियल बोलते हैं, मैं उसको अपनी मथुरा, काशी, मक्का, मदीना, जो भी आप उसको बोल सकते हो, किसी भी सोल्जर के लिए और किसी भी देशवासी के लिए उससे बड़ा जो है ना तीर्थ स्थल कोई नहीं हो सकता। और डेफिनेटली आज के यूथ को वहाँ पर जाके अपनी ट्रिब्यूट पे करनी चाहिए, देखना चाहिए सराउंडिंग्स कहाँ कहाँ पे उस टाइम पे इंडियन आर्मी किन हालात में लड़ी है और किन किन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जज्बा डबल हो जाएगा आज के यूथ का, और वहाँ पर जाके आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि आप उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पर उन वीरों के, उन शहीदों के नाम जो है वो इंडोर्स हो रखे। तो आज के यूथ को डेफिनेटली वहाँ पर जाना चाहिए। तो आपका कैडेट से कर्नल तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? फैंटास्टिक, मतलब है कि इससे बढ़िया लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको इस तरह से बताना चाह रहा हूँ, कई बार मैं खुद पे ही हैरान होता हूँ कि जब आप आर्मी में जाते हो ना, और जो जो आपकी फैंटेसीज होती हैं, जो जो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं फ़ौज में क्यों जा रहा हूँ और वहाँ पर क्या क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें एक पैकेज में किसी को नहीं मिलती, लेकिन मेरे को मिली। जितने भी फील्ड टेन्योर थे, जितने भी टफ ऑपरेशंस थे, उन सब में मेरे को जाने का मौका मिला। दिली ख्वाहिश होती थी कि मैं इन्फेंट्री में जाऊं, मेरे को इन्फेंट्री में जाने का मौका मिला। और उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने का मौका मिला, गोली मार चलाने का मौका मिला, एक्चुअल टारगेट पे नहीं, मिलिटेंट्स के ऊपर या दुश्मन के ऊपर चलाने का मौका मिला। और कन्वेंशनल वार, करगिल जैसी लड़ाई जो है उसमें लड़ने का मौका मिला। बचपन में एक लड़ाई मैंने देखी थी, मैंने जैसे आपको बताया कि 71 वार, और उसका हम विटनेस रहे, इस बॉर्डर एरिया के हैं तो बड़े नज़दीक था, सारी कार्रवाई हमारे को देखने का मौका नसीब होना। उसके बाद एक्चुअली कारगिल वार में पार्टिसिपेट करना और वहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट था 5465, उसको कैप्चर करना, मतलब इट इज़ अगेन अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी, फॉर माई टीम। और उसके बाद अभी एक और वार जो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ऑपरेशन सिंदूर, उसको भी विटनेस करना। और अभी तो मैं वेटरन हूँ, हमने चिट्ठी लिखी थी कि हमारे को वापस बुलाया जाए, हमारा जोश, जज्बा, जुनून बिल्कुल बरकरार है अभी भी, और हम किसी भी तरह का हमारे को टास्क दिया जाए। मैं ही नहीं, बहुत सारे और वेटरन्स ने भी लिखी होगी, और बहुत सारे बॉर्डर एरिया से मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त वो कॉल कर करके पूछ रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन में प्रोटेक्शन कैसे करनी है, क्या क्या, तो उनके डेमोस्ट्रेशन वगैरह दिए हैं मैंने उनको, उनके साथ कॉन्टैक्ट में था। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि नसीब हुई हैं। ये सारा कुछ हर किसी को नहीं होता, लड़ाई सबको लड़ने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान के साथ तो मतलब है कि उसके बाद हर तरह की इंसर्जेंसी में लड़ने का, इवन अंडर यूएन फ्लैग मेरे को जाके अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जाके, वो वहाँ पर भी इसी तरह का माहौल था जो कश्मीर का या नॉर्थ ईस्ट का लगा लो, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि ये सारा कुछ मेरे को जो है मैंने विटनेस किया है और मैं उसका हिस्सा हूँ। तो ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसा मोमेंट हो जिसने आपका माइंडसेट जो है वो हमेशा के लिए चेंज कर दिया हो? ट्रेनिंग ने मेरे को पूरा चेंज किया है। हम तो बदमाश किस्म के लोग थे, मतलब है कि फ़ौज की ट्रेनिंग ने हमारे को बंदा बना दिया। नहीं तो मतलब कि आई वाज वेरी नॉटी, लड़ाई झगड़े वाला, पंगे लेने में, ये सारी चीज़ें बचपन में, जो जब तक मैं आर्मी में नहीं गया तो ये सब मेरा हिस्सा रही है। तो आर्मी में जाने के बाद इनिशियली
10-20 दिन तक। बाकी फिजिकल वगैरह में हमारे को कोई इशू नहीं था, लेकिन मेरे को वो जो सुबह 4 बजे उठना और सारा कुछ डिसिप्लिन के साथ कि ये होगा 7 बजे तक, 9 बजे तक ये होगा, 1:30 बजे प्लेट छूटेगी, खाना खाओगे, 3 बजे वापस। तो उससे मेरे को ये होता था कि यार ये कहाँ फंस गए। लेकिन फौज में तो बंदा बना देते हैं वो, और मैं उनमें से एक हूँ जिसको बहुत अच्छे से बंदा बनाया है मेरी ट्रेनिंग। और ये सारा कुछ जो मेरे को अचीव हुआ है, इट वॉज बिकॉज ऑफ गुड ट्रेनिंग। ठीक है, और दोनों तरह की ट्रेनिंग, जो पहले मेरे को इनिशियली एज ए सोल्जर मेरे रेजिमेंटल सेंटर, गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर काउंटी में मिली, और उसके बाद IMA में जब मेरे को दोबारा कमीशनिंग के लिए ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो फौज की ट्रेनिंग चलती रहती है, इवन वो सेंटर के अलावा भी ना आपकी यूनिट में हर वक्त आपकी एक्सरसाइजें चलती रहती हैं और ट्रेनिंग साइकिल चलती रहती हैं। हमेशा आप ट्रेनिंग का हिस्सा ही रहते हो, चाहे आप वार में हो, चाहे पीस में हो, चाहे शांति काल में हो। ये इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट इज़ एवरी डेज रूटीन। सो अच्छे को ना ट्रेनिंग जो है फिट कर देते हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड कि जो मैं था कभी वो ट्रेनिंग के बाद हम बिल्कुल चेंज हो गया। तो मणिपुर में जो ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में बताइए, उसके लिए आपको शौर्य चक्र भी मिला था, क्या ऑपरेशन था? हाँ, मणिपुर में वो मतलब शौर्य चक्र भी मेरे को मिला था। और शौर्य चक्र पाने में ये हुआ था कि मेरी पोस्ट पे एक लेडी और एक लड़का है, कोई 17-18 साल का लड़का रहा होगा। तो मेरे को सेंट्री ने कॉल किया कि कोई आया हुआ है मिलने के लिए, लेडी आई हुई है। तो मैं बोला चाय पानी पिलाओ, तो वो बोला वो रो रहे हैं, तो आप आ जाओ सब जल्दी। तो मैं यहाँ जाकर पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड को किडनैप कर रखा है और 4-5 मिलिटेंट हैं और 9 लाख रुपया मांगा है। ठीक है, और हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है। शी वाज क्राइंग कि उनको कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा, ये उसका। वो इतनी बेचारी बुरी तरह से रो रही थी कि मैं खुद ही इमोशनल हो गया। तो मैंने उसको ऐसे ही मैंने प्रॉमिस किया, मैं बोला कि आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके हस्बैंड को मैं बचा के लाऊंगा, चाहे मिलिटेंट मेरे को मिले ना मिले, जो भी है आपका हस्बैंड सेफ एंड साउंड आपको वापस कर दूंगा। उसके लिए चाहे मेरे को अपनी जान देनी पड़ी तो वो भी करूँगा। तो ये तो मैंने बोल दिया। और उसके बाद देन एक्चुअली जब आप ऑपरेशन में जाते हो तो चीज़ें अलग होती हैं। सो उसने मेरे को बताया कि ये गाड़ी ये है, इस रंग की गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये है। तो सारा कुछ करने के बाद उनके गाँव का वो रेफरेंस लेके तो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। 2-3 घंटे के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, और उस ऑपरेशन में वी वर एबल टू एलिमिनेट 3 मिलिटेंट, 3 उग्रवादियों को हमने मारा। और उसके बाद जब गाड़ी को हमने चेक किया कि भाई वो कहाँ है जिसको किडनैप किया हुआ है, तो उसके मुंह में कपड़ा वपड़ा लपेटा हुआ था और बंधा हुआ था, हैंडकफ था। और गाड़ी के पीछे दोनों सीटों के बीच में मणिपुरीज की हाइट भी कम होती है, तो उसको वहाँ पे डाल रखा था और उसके ऊपर ही। सो फाइनली मतलब है कि ही वाज ओके। बीच में से एक कार्बिन मिली हमारे को, 2 पिस्टल मिले, कुछ बारूद मिला जिससे बम बनाते हैं। तो ये सारी कार्रवाई हुई थी, बट आई वाज हैप्पी कि मैं जाके सही सलामत उसके हस्बैंड को उसके हवाले किया, वाइफ के। एंड शी वाज मोस्ट हैप्पी कि शर्मा ने या उसकी टीम ने जो है जो प्रॉमिस किया था उसके ऊपर वो खरा उतरे हैं, और मेरे हस्बैंड को बचा के भी लेके आ गए और मिलिटेंट्स को भी मार दिया। दैट वाज द स्टोरी। तो उसके लिए मेरे को शौर्य चक्र मिला था। बताऊंगा, मेरे को भी 3 अवार्ड मिले, लेकिन मेरी कंपनी को या जो लोग मेरे साथ ऑपरेट कर रहे थे 48 अवार्ड मिले हैं वहाँ पे जब हम नॉर्थ ईस्ट में थे। ठीक है, और हमने 44 मिलिटेंट जो है उनको न्यूट्रलाइज किया है, 300 को जिंदा पकड़ा है, 93 वेपन रिकवर किए थे। और ये 48 अवार्ड जो है अलग अलग अवार्ड ये सब लोगों को। that was it. इसी के साथ आपको कीर्ति चक्र भी मिला हुआ है, क्या मायने रखता है वो आपके लिए? देखो, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करती है तो आपको थोड़ा सा हाँ आपको मतलब कि ये वाजिब है कि आप खुश होंगे। एंड आप
मतलब डॉक्यूमेंटेड हो जाता है कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको कीर्ति चक्र मिलता है तो वही बात नहीं करता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ये नोटिस हो गया, अगर किसी ने नोटिस कर लिया और मतलब है कि साइटेशन चली गई या लोगों को लगा कि ये तगड़ा काम था, अच्छा काम था, तो अदरवाइज़ फौजी का काम है अपनी ड्यूटी करना, उसके लिए ही इज़ पेड, ठीक है? ही इज़ ट्रेन्ड, ही इज़ पेड, और ये ड्यूटी के दौरान अगर इस तरह की किसी को रिकॉग्निशन मिल जाती है तो लाज़मी है, खुशी तो महसूस होती है। आई वाज़ लकी कि मेरे को 3 अवार्ड मिले। ये भी है कि कहीं उससे पहले कई बार ऐसे काम किए कि उस टाइम पे भी अवार्ड के लिए साइटेशनें गई लेकिन नहीं मिले, और मतलब जो भी होता है ना, वो भगवान के घर में देर अंधेर नहीं, ठीक है? सो आई एम हैप्पी, एंड आई एम मोर हैप्पी कि मैंने बड़े तगड़े लोगों के साथ काम किया है और उनको भी अवार्ड मिला है, उनको भी रिकॉग्निशन मिली है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी रिसेंटली आपके ऊपर एक बुक भी आ रही है, शूरवीर उसका टाइटल है। उस बुक के बारे में बताइए, क्या स्टोरी है उसमें? हाँ, शूरवीर ये पेंगुइन इंडिया वालों ने ये पब्लिश कर रहे हैं, तो हो गई है लगभग, और 10-15 दिन में ये मार्केट में आ जाएगी। तो इसमें मेरा लाइफ स्केच है, जो कुछ भी मैंने किया है, सारी चीज़ें आप जो है नहीं बता सकते, या सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। मतलब है कि कारगिल की लड़ाई का तो लोगों को पता है, 0.5465 नहीं पता है, क्या क्या हार्डशिप्स थी वो सारी, और वो सारी चीज़ें आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी कि मेरी जर्नी कैसे रही, और कारगिल क्या था, मणिपुर क्या था, कश्मीर क्या था, मैं कहाँ मैंने ज़ख्मी हुआ हूँ, और क्या क्या मैंने किया है, वो सारी शूरवीर जो है बयान करती है। और बहुत प्यारी बुक है, उनके आथर जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है, दोनों लड़के मेरे, एक्चुअली मेरे बेटे ही हैं उसके आथर। दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, एंड आई एम प्लीज़ एंड हैप्पी सेटिस्फाइड कि ये बुक बहुत बढ़िया, और जो पढ़ेंगे वो आसानी से अपने हाथ से छोड़ने वाले नहीं हैं, ख़त्म किए बगैर। तो ये जो आपकी बुक है, ये कब लॉन्च होने वाली है और कहाँ से इसको बाय कर सकते हैं लोग? ये अमेज़न पे तो प्री बुकिंग के लिए पहले से चल रहा है, काफ़ी काफ़ी बुकिंग हो भी चुकी है, और उसके अलावा ये अभी और 10 दिन में सारे बुक स्टोर्स में ऑल ओवर इंडिया जो है ये अवेलेबल हो जाएगी, एंड जो स्टोर से खरीदना चाहते हैं वो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। बट बेस्ट इज़ अगर आप अमेज़न पे बुक करो तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, और घर पे डिलीवरी। तो आपने 300 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हुए हैं। इसमें से कोई ऐसा एक ऑपरेशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली किया हो? हाँ, मेरे को जो जिसमें मेरे को सेना मेडल मिला है, वो एक ऐसा ऑपरेशन था। उस टाइम पे क्या होने वाला था कि मेरी जिस यूनिट में मैं पहले पोस्टेड था वो पीस एरिया में जा रही थी, और जो नई यूनिट आ रही थी मेरे को उसमें पोस्ट कर दिया गया। तो 19 जनवरी को क्या होता है कि ये यूनिट जा रही है, और 23 जनवरी को मेरे को मिलिटेंट्स ने एक लेटर इशू किया। तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू मेजर आर के शर्मा दैट योर नेम हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग लिस्ट। आप अच्छे आदमी हो, यू आर ए गुड मैन, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा अपसेट, काफ़ी अपसेट था। अपसेट इसलिए था कि पहले तो आर्मी वर्सेस मिलिटेंट था, अभी इंडिविजुअल वर्सेस मेरे वर्सेस मिलिटेंट हो गया, और थ्रेट है। और वहाँ पर इस तरह की थ्रेट जिसको मैंने सुना हुआ था कि देते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। तो मैं 2-3 दिन में परेशान रहा, फिर मेरे को ये लगा कि परेशान होने से कुछ नहीं है, और वो ऐसा माहौल था कि नई यूनिट आई हुई है, मैं वो चिट्ठी जाके किसी को दिखा भी नहीं सकता। सीओ को दिखाऊंगा तो वो सोचेगा डर गया, मेरे साथ वाले जो जवान हैं उनको पता लगेगा तो वो बोलेंगे कि यार इसको तो दूसरी यूनिट से यहाँ पर रखा गया था, और उसके बाद सो मेरे को ये था कि या मैं नहीं या वो नहीं, ठीक है? तो टचवुड विद इन 1 वीक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई, एंड आई वाज एबल टू एलिमिनेट हिम। 2 लोगों को हमने न्यूट्रलाइज़ किया था, तो उसके लिए मेरे को ये जो है
सेना मेडल वैलेंटाइन मिला था। तो वो था मेरे को कि फाइनली आई वॉज एबल टू यूटिलाइज हिम, नंबर एक। और नंबर दो, इमोशनली उसने मेरे को इतना परेशान किया था उस चिट्ठी में कि ये क्या बात हुई। दैट वाज द ऑपरेशन। आपने बटालिक से लेकर मणिपुर तक ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं। आपको क्या लगता है कि वो मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उससे एक्चुअल में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है? देखो, फौज की सारी सच्चाइयाँ तो कभी किसी के पास पहुँचेंगी नहीं, ठीक है, और पहुँचनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आर्मी की एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। बाकी मीडिया का, और ख़ास करके आजकल का मीडिया जो है ना, टीआरपी के चक्कर में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं और जिसका हकीकत से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। और वो कई जगह ट्रूथफुल रिपोर्टिंग भी होती है। लेकिन यस, जो है ना, मिर्च मसाला लगा के थोड़े से स्पाइसेस ऐड करके तो उस तरह से दिखाया जाता है। वो उनकी अपनी मजबूरी होगी, उन्होंने अपना चैनल बेचना है, अपनी खबर बेचनी है, उसकी वजह से। और ये अच्छी बात है कि सारी सच्चाई जो है मीडिया के पास होती भी नहीं है और वो बता भी नहीं। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, तो इसी पे जैसे करगिल का वार भी चल रहा था, पाकिस्तान के साथ ज़्यादातर वार तो पाकिस्तान के साथ ही होते हैं। तो जैसे लाइव कवरेज जो होती हैं, उससे कई बार ऐसा होता है कि आर्मी की जो ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, क्योंकि मीडिया में सब चीज़ें लाइव चल रही होती हैं। उसी को लेके अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, जैसे इसमें भी यही कहा गया था कि आपको लाइव कवरेज इसकी नहीं करनी है, बट कुछ लोग फिर भी टीआरपी के लिए लाइव कवरेज करते हैं, जिसकी वजह से आर्मी के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। कारगिल के टाइम पे भी बहुत सारी रिपोर्टिंग ऐसी हुई है जो रिपोर्टिंग उस टाइम पे नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद ख़ास करके जब ये मुंबई वाला हुआ है 26/11, उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया ने शेयर की है कि कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन कौन से कमरे में, हेलीकॉप्टर कहाँ उतर रहा है, एमएसजी कहाँ उतर रही है, ये सारा कुछ वहाँ पे पाकिस्तान देख के वापस इनको गाइड सैटेलाइट फ़ोन पे वापस। और इवन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है, ये तो कोई भी जिम्मेवार मीडिया नहीं करेगा। कोई भी जिम्मेवार मीडिया को नहीं करना चाहिए। आर्मी डिटेल करती है कि कौन कौन लोग आके एड्रेस करेंगे और कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव आके वो ब्रीफ भी कर रहे थे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई भी इससे पहले इसकी एडवाइजरी भी आ गई थी कि ये सब कुछ नहीं करना है। उसके बाद भी कई लोग इसको जो है सीरियसली नहीं लेते और जाने अनजाने वो अपनी टीआरपी के चक्कर में या अपनी पहल दिखाने के चक्कर में या सबसे आगे सबसे तेज जो लोग बोलते हैं कि हम पहुंच गए यहाँ पे और हम आपको ये दिखा रहे हैं, उसमें आपकी अपनी आर्मी का और आपके अपने देश का बहुत नुकसान होता है। तो ये अवॉइड करना चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी कोई मतलब कि गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए कि यू आर नॉट सपोज टू कवर किसी भी तरह की कवरेज ऑन वार, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ऑपरेशन विजय हो, किसी भी तरह की लड़ाई कुछ। एंड इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कन्वेंशनल वार जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अगर कहीं पे इनकाउंटर चल रहा है, मिलिटेंट के साथ कुछ चल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग जो है कोई हक नहीं किसी को भी करना। 2 JN के गर्ल बटालियन एनसीसी जम्मू को लीड करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? फैंटास्टिक। इससे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत अच्छा होता रहा है। सबसे पहले तो आई वॉज ऑनर्ड कि मेरे को 2 JN के गर्ल्स बटालियन काम करने का मौका मिला। 3-3.5 साल में रहा हूँ इनके साथ और इनसे मेरे को जो मोटिवेशन मिला, मैं तो उधर से सोच के आया था कि मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ तो मैं ही वहाँ पर सब कुछ सिखाऊंगा जितना मैंने इन बच्चों से और आज की जनरेशन से सीखा है ना, बस अमेजिंग। एंड ऊपर से गर्ल्स को कमांड करना मतलब कि मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। और ये मतलब कि लगभग मेरे 5 डिस्ट्रिक्ट मैं कवर कर रहा था, ठीक है। ये था जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर और रियासी, ये और लगभग 3-4 हज़ार बच्चे थे मेरे पास गर्ल्स कैडेट्स, अलग अलग 52 इंस्टीट्यूशन थे जिनके ये कैडेट्स थे। और इतना बढ़िया इनका काम था कि पूरा JNK डायरेक्टरेट को ये सपोर्ट करते थे हर किसी तरह से।
मेरे पास जितने कैडेट थे उनसे 5% भी उनको चलाने के लिए मेरे पास स्टाफ नहीं था। लेकिन ये ऑटो जिसको बोलते हैं ना, ऑटोमेटिकली इन सब कैडेट्स को पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इतने इतने झंडे गाड़े हैं ना उस टाइम पे इन लोगों ने कि मतलब कि एक स्वच्छ भारत के ऊपर एक ऐसे था, जो एक शिकी सब्याल करके लड़की थी सांबा की, उसने ऐसे लिखा था, वो ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन में वो आई फर्स्ट स्वच्छ भारत के ऊपर। और उसको दिल्ली बुलाया गया और वहाँ पर राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने अपने नरेंद्र मोदी जी ने उनको विज्ञान भवन में ट्रॉफी दी, 50,000 कैश दिया उसको प्राइज मनी। उसके बाद वो जम्मू आई तो यहाँ पर गवर्नर साहब ने भी उनको 50,000 उसको कैश प्राइज दिया। उसके बाद मतलब है कि राष्ट्र क्या बोलते हैं अपना जो डिफेंस मिनिस्ट्री का कमेंडेशन कार्ड, डिफेंस सेक्रेटरी कमेंडेशन कार्ड, और उसके रक्षा राज्य मंत्री कमेंडेशन कार्ड, डीजी कमेंडेशन कार्ड, कोर्सेज में इतना इन्होंने बढ़िया किया है। उसके बाद यहाँ पर एक विलेज है सिहोड़ा विलेज, यहाँ पर बिश्ना वाले रास्ते में उस टाइम पे हुआ था कि एनसीसी वाले गांव विलेज अडॉप्ट करेंगे, और उस गांव में इतना काम किया उन बच्चों ने आके कि मैं आपको बता नहीं सकता। और 3.5 साल मतलब है कि हर तीसरे दिन मेरे को कहीं ना कहीं पे लोग आके मेरे को थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेट करते थे बिकॉज ऑफ दिस कैडेट्स कि आपकी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। और बहुत नाम रोशन किया जे.एन.के डायरेक्टरेट का भी, अपना भी, अपने कॉलेज का भी, और 2 जे.एन.के गर्ल्स बटालियन। तो जब भी कोई वॉर जब बैटल होता है उसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, कई सारे साथी होते हैं उनको भी खोना पड़ता है, तो उस टाइम कैसा फील होता है? वेरी अनफॉर्चुनेट जिनके साथ आप ट्रेन हुए हो, जिनके साथ आपने ये सारी प्लानिंग की है, और जब वो आपके साथ नहीं रहते और उनकी जो है खून के छींटे आपकी वर्दी पे लगते हैं, जब आप उनको जब वो बात कर रहे होते हो, बचा रहे होते हो, उसकी आखिरी बातें सुन रहे हो तो लेकिन फ़ख्र होता है, फ़ख्र महसूस होता है कि हमने ऐसे लोगों के साथ नौकरी की है जो अपने देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और जीना मरना तो मेरी कोई उसका ये नहीं है कि कल अगर मैं नहीं हूँ तो कोई दुनिया बदली हो जाएगी। लेकिन आप अपने देश के लिए कुछ करके जा रहे हो, आप रोल ऑफ ऑनर में आप अपना नाम लिखा के जा रहे हो, और आपको ये रेयर ऑनर मिलता है कि आप तिरंगे में लिपट के कर आ रहे हो, आपको गन सल्यूट दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा फ़ख्र कोई नहीं हो सकता। जिनका लॉस होता है फैमिली का, उनको थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन वो दुख जो है वो कुछ समय तक रहता है। फ़ख्र जो है ना वो हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है कि इनके बेटे ने अपने देश के लिए ये किया। तो जो शहीद होते हैं उनकी फैमिली को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जो शहीद हुए उनकी फैमिली को तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ठीक है, लेकिन आपने या उसने खुद ये फील्ड चुना था। है हम आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप वॉलंटियरली जाते हो, आपको ज़बरदस्ती घर से कोई नहीं लेकर जाता है ना। और आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसकी लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद भी अगर आप शहीद हो जाते हो तो जो शहीद का रुतबा है वो तो फैमिली के लिए है ही है, ठीक है। फैमिली को भी मैं यही कहूँगा कि आपको उसके खोने से ज़्यादा ना उसके कुछ देश के लिए करने के लिए फ़ख्र महसूस करना चाहिए, ठीक है। आप बहादुर के हस्बैंड, मतलब कि बहादुर की वाइफ थे, एक ब्रेव की मतलब है मदर हैं, आप ब्रेव के ब्रदर हैं, आप एक ब्रेव आदमी के बेटे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी फ़ख्र की बात और क्या हो सकती है। और ये गज़ट में दर्ज हो रखा है, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात दुनिया में कोई नहीं है। हमारे ना आर्मी में हमको ही नहीं, हमारी वाइफ्स को भी इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि अगर कभी हमारे साथ कुछ हो भी जाए तो वो बिल्कुल आउट ऑफ वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा शॉक नहीं होना चाहिए। उनको मेंटली वो इस तरह से तैयार होती है कि कुछ भी हो सकता है हमारे हीरो के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ। और फौज में एक पुरानी कहावत है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी ए विडो ऑफ ए हीरो देन टू बी ए वाइफ ऑफ ए कावर्ड। आप ना बहादुर की जो है विधवा होना, उस पर ज़्यादा फ़ख्र महसूस करना चाहिए
बनिस्बत इसके कि आप एक कायर की बीवी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपने भी बहुत सारी टीम्स को लीड किया हुआ है, तो एक जो अच्छा लीडर होता है उसमें क्या सारी क्वालिटीज़ जो आप है वो देखते हैं? हाँ, मैंने बहुत मतलब कि ऑपरेशनली तो बहुत बहुत सारी टीमों को, अपनी कंपनी को, प्लेटून्स को लीड किया है। और लीडर जो है वो हमेशा जो है ना, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। और लीडर मतलब है कि मैं अफसराने हिंद बन गया या वो नहीं होता। लीडर वो होता है जिसके साथ उसकी पूरी टीम उसको फॉलो करती है और रिलीजियसली फॉलो करती है, और उसका वर्ड ऑफ कमांड उसके मुंह से जो भी निकलता है उसके लिए वो मतलब है कि इसके लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, या जो मैं कह रहा हूँ उस जोखिम में अपने आप को डालने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए पहले लीडर को खुद को प्रूफ करना होता है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको देखते हैं, और जब आप ऑपरेशन लीड करते हैं तब आपको देखते हैं, और आप कितने निडर हो वो उसमें देखते हैं, आपकी सारी क्वालिटियाँ देखते हैं। उसके बाद वो आपको अपना पसंदीदा लीडर मानते हैं। तो ये सारा कुछ मतलब कि एक लीडर को भी ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। और उसके बाद इंडिविजुअल पे भी होता है कि हाउ ही लीड्स हिज टीम। दिस इज हाउ आप में वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए जो आपसे आपके जो सबऑर्डिनेट हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसे अभी वुमेन्स जो हैं वो हर फील्ड में आगे जा रही हैं, तो वुमेन्स को, यंग गर्ल हैं जो, उनको आप आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या सलाह देंगे? हाँ, बहुत अच्छा कर रही है। इनिशियली तो मैं ये बताऊंगा कि बहुत ही अच्छा कर रही है। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में मेरी किसी एसएसबी वाले से बात हो रही थी, और वो बोल रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां आती हैं उनमें बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए उनको मतलब है कि जो है स्क्रीन करते समय, क्योंकि लगभग सारी सिलेक्ट होती हैं लेकिन वैकेंसी बहुत कम होती है। और लड़कों के चक्कर में ये होता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन स्क्रीनिंग में उतने लोग हमारे को मिलते नहीं। तो मीनिंग देयर बाई कि गर्ल्स आर डूइंग वंडरफुल। और आज की डेट में तो फाइटर पायलट भी बन रहे हैं, वहाँ हर एक आर्मी की हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना शुरू हो गई है। सो दे आर डूइंग एक्सेलेंट। और अभी तक जो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जितनी भी वैकेंसी हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग है, अभी रिसेंटली एनडीए का जो फर्स्ट बैच था वो भी पास आउट हुआ, वो एक्सट्रीमली शीज आर डूइंग वेरी। आने वाला जो दौर है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इट इज़ गोइंग टू गर्ल्स। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट ये वगैरह सब कुछ ठीक है, हम जोर लगा रहे हैं। जोर लगाए बगैर भी आने वाले टाइम पे गर्ल्स विल डोमिनेट दी वर्ल्ड। ये तो हमारा इंडिया तो है ही, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया कर रही हैं, हर एक फील्ड में बहुत बढ़िया कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा था वुमेन्स लीड कर रही हैं। बिल्कुल। तो आर्मी से रिटायर होने के बाद अभी ज़िंदगी कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है सर। मेरे को कभी एनसीसी वाले, कभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह वाले बुला लेते हैं बच्चों को शाबाशी देने के लिए, और या उनको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, और उसमें टाइम पास हो जाता है। बाकी थोड़ा सा अपना आई एम हैप्पी कि अपना बाग बगीचा, अपना थोड़ा सा गार्डनिंग कर ली और किताबें पढ़ ली। जो जो शौक मेरे फौज में रह के मिस हो गए थे वो सारे अभी पूरे हो रहे हैं। कभी एक बार गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं। तो और सबसे बड़ा जो मेरा टाइम पास है वो बच्चों से इंटरेक्ट करके, मतलब कि स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज चिल्ड्रन, एनसीसी कैडेट्स, तो उनके साथ बहुत बढ़िया टाइम पास। जहाँ भी मौका मिलता है तो मैं भाग के जाता हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और वो सोचते हैं कि ये कुछ देने के लिए आया है, मैं एक्चुअली उनसे लेके वापस गया था। तो कभी यूनिफॉर्म को मिस करते हैं आप? यूनिफॉर्म को तो हर फौजी मिस करता होगा, और मैं तो बहुत बुरी तरह से मिस करता हूँ। मतलब है कि आज की डेट में ये है कि मेरे को वापस कोई बुला ले विदाउट एनी प्रिविलेजेस, विदाउट सैलरी, मैं दोबारा अगले 8-10 साल अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कोई भी वेलफेयर नहीं चाहिए होगा, सिर्फ सर्विसेज के लिए आया मेरा। ये मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी मैं रिटायर हमारे को मतलब है कि सेवानिवृत्त करके भेज दिया है। अभी हमारे में बहुत सारी पोटेंशियल थी, और अभी मैं बहुत कुछ और कर सकता था।
तो जैसे कि बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं जिसमें कारगिल, सियाचिन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो वहाँ पर आर्मी को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आम इंसान तो वहाँ पर रह ही नहीं सकता। तो इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में बताइए। नहीं, उसके बारे में ये है कि जहाँ-जहाँ भी ये चैलेंजिंग प्लेसेस हैं, हाई एल्टीट्यूड है या तो पहली बात तो यू आर ट्रेन्ड इन सच ए वे। जब आप जाते हो आपका एक्लिमेटाइजेशन वगैरह होता है। उसके बाद आपके साथ सबके मेडिकल होते हैं। मेडिकल में देखते हैं कि कौन-कौन फिट हैं जो यहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज की डेट में फर्स्ट क्लास जो है फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। जितना भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, किस दर्जे का चाहिए, वो चाहे किसी भी कंट्री से कहीं से भी एक्सपोर्ट करवाना हो, वो फैसिलिटीज़ हमारे को दी गई हैं। ऑफ कोर्स सप्लाईज़ में थोड़ा बहुत इश्यू आता होगा, लेकिन फ्रोज़न और जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्पेशल राशन दिया जाता है आर्मी को। और स्पेशल राशन की क्वालिटी जो है इतनी ज़बरदस्त होती है। हर तरह के आपको ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे को वो लगता नहीं है कि इतनी स्क्रीनिंग के बाद जिन लोगों को वहाँ पे लॉन्च किया जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा है कष्ट की बात है। और थोड़ा बहुत कष्ट अगर आपने फ़ौज चुनी है, तो आपको सहना पड़ेगा और उसके लिए आपको ट्रेंड किया गया और ये सब कुछ आपको पता था कि ये हो सकता है। आपसे पहले भी बहुत दुनिया वहाँ पर रह के आई है, आपके बाद भी रहेगी। इट इज़ प्रोसेस। और खुश होके लोगों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। दिस इज़ राइट। वहीं आज के यूथ को देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। पहले लोगों में जज़्बा होता था कि आर्मी में जाना है। आजकल ऐसा जज़्बा हमें देखने को नहीं मिलता लोगों में। थोड़ा सा यूथ का रुझान जो है पता नहीं क्यों, मैं जहाँ भी जाता हूँ उनको, हालांकि हर एक को उसकी लिबर्टी है कि वो उसको अपनी लाइफ में जो करना है वो करे, लेकिन मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि आपकी फर्स्ट चॉइस ये होनी चाहिए कि जिस देश में आप हो उस देश की सेवा करने का, बॉर्डर पे जाके तो अपने आप को उस तरह से तैयार करना चाहिए। और यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसा टैलेंट और वैसे सोल्जर हमारे को नहीं मिल रहे हैं जो जिनकी मतलब क्वालिटी किसी टाइम पे बहुत आला दर्जे की होती है। लेकिन फिर भी आ रहे हैं लोग। हम बहुत बड़ा देश है और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके उनको अच्छी तरह से तैयार किया जा रहा है। एंड एंड ऑफ द डे ये है कि अगर आपका नेतृत्व बहुत अच्छा है तो आप अपने आपके जितने भी सबॉर्डिनेट हैं या जिस तरह के सोल्जर आपको चाहिए, आप उस तरह से उनको तैयार कर लेते हो, बना लेते हो। बस मोस्ट ऑफ द देखा जाए तो मोस्टली जो बॉर्डर एरिया से होते हैं या फिर विलेजेस से लोग होते हैं, वही जो बच्चे हैं वही आर्मी की फील्ड में जाना पसंद करते हैं। यस, शहरी लोगों की तो किस्मत में भी नहीं है और वो उतना फिजिकली फिट भी नहीं होते। और गांव वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि उन्होंने हर तरह की हार्डशिप देख रखी है। जिसने किसानी कर रखी है, जिसने खेती कर रखी है, जिसने कुएं में से पानी निकाल रखा है, या जो स्कूल में 5-7 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ा है ना, तो इज़ परफेक्ट टू बी ए फौजी। उससे बढ़िया फौजी कोई नहीं हो सकता। तो जैसे आजकल तो डिजिटल ज़माना चल रहा है, डिसिप्लिन बहुत सारे लोगों में रहा ही नहीं है। जैसा पहले डिसिप्लिन होता था, लोग सुबह उठते थे, वॉक पे जाते थे, वैसा सिस्टम अब नहीं रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को? इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं जो आप कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ। आजकल फिज़िकल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं रहा और बहुत सारा टाइम जो है ना यूथ का, वो मोबाइल्स पे और सोशल मीडिया पे जो है वेस्ट हो रहा है। और कईयों का तो इतना वेस्ट हो रहा है कि वो अपने लिए कुछ कर पा ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ इसी के साथ लगे रहते हैं। और फैसिलिटीज़ इतनी हो गई हैं कि मेरे को पता है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो उस टाइम पे किसी के घर में कार स्कूटर नहीं होता था। पैदल जाते थे या आप मैक्सिमम साइकिल आपको मिलती थी स्कूल जाने के लिए या ड्यूटी पर जाने के लिए। और आजकल तो छोटी सी उसके लिए भी अगर आपने 1 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना है तो आप गाड़ी से जाना पसंद करते हो। तो उसमें लाजमी है कि आपकी हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। मेहनत करनी चाहिए। और अगर जो भी लोग आपके पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, खास करके यूथ में, उनसे यही कहना चाहूँगा कि दिन में एटलीस्ट 1.5-2 घंटे अपने
हेल्थ के लिए, अपने फिजिकल के लिए ज़रूर निकालना है। आपकी लॉन्गेविटी के लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए और लंबा जीने के लिए जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है गुड हेल्थ। तो जब आप आर्मी में थे और तब से लेकर अब तक जो वॉरफेयर है वो कैसे बदला है? ये तो टाइम के साथ सब कुछ मतलब कि अदली बदली होता रहता है। जो हमारे टाइम पे इनिशियली पहले 5 साल में देखा था वो अगले 5 साल में चेंज हो गया था। उसके बाद तो फिर कंप्यूटर्स आ गए, फिर आपके सिम्युलेटर आ गए, फिर आपकी ट्रेनिंग में चेंजेस आ गई। तो इट इज़ पार्ट ऑफ यूर जो कुछ भी पूरी दुनिया में बदलाव आ रहे हैं और आपकी आर्मी में भी उस तरह के बदलाव जो है टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं। आज की डेट में आपकी वेपनरी जो है वो अलग हो गई है। आपके जो जितने भी आपके टैंक या तोपें या तो उनके मैकेनिज्म जो है वो सारे चेंज हो गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब इट इज़ गुड, सारी दुनिया में बदली हो रहे हैं सबके। तो उस वैसे ही अपने हिंदुस्तान की आर्मी में भी जिस तरह की चेंजेस होनी चाहिए और टाइम टू टाइम वो होती रहती है, सो दैट हमारी मैचिंग दैट मोबिलिटी बनी हुई है विद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनको खास करके एडवर्सरीज जिनके साथ आपने लड़ना है। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे इंडिया के सामने सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? नहीं, सिक्योरिटी थ्रेट तो जिस तरह के हमारे नेबर्स हैं, जो एडवर्सरी में आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान है, चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में भी 7-8 कंट्रीज़ ने हमारे को उनके साथ मैक्सिमम लोगों के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो हर तरह की जो है थ्रेट है, उसमें सबसे बड़ी थ्रेट जो है कि आज की डेट में जो है ना साइबर थ्रेट, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जो है और जितनी भी हमारी जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं उनको हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा, ताकि हर तरह की जो थ्रेट है और उसका उनको पहले से अंदेशा हो, उनको उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो, सो दैट इट कैन बी काउंटेड। कोई भी इंसान हो, बच्चा हो, उस गाड़ी को देखकर वो हमेशा सल्यूट करता है, एक अलग सी रिस्पेक्ट होती है उसमें। तो वही रिस्पेक्ट जो हम बाकी किसी भी देख के लिए नहीं देखते हैं। ऐसा क्या है जो इंडियन आर्मी के लिए लोगों के दिल में इतना प्यार है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि छवि अच्छी जो है ना, रेपुटेशन ऑफ आर्मी, दैट इज़। दूसरा, पूरा हिंदुस्तान इसको विटनेस करता है कि जहाँ पर सब कुछ फेल हो जाता है वहाँ पर जाके आपकी इंडियन आर्मी जो है आपको वहाँ से निकालती है। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे कहीं कुएं में बच्चा गिर गया, चाहे भूचाल आ गया, चाहे सुनामी आ गई, तो लास्ट रिजॉर्ट आपके पास। इवन कॉमनवेल्थ के टाइम पे देखा होगा आपने कि ब्रिज गिर गया था या नहीं बन पाया था, तो विद इन 24 आवर्स दिल्ली में उस टाइम पे कॉमनवेल्थ कर रही थी। एक एलिफेंटिया ब्रिज यहाँ पे टूट गया था, क्या बोलते हैं अपना, मुंबई में, तो वो वापस विद इन 48 आवर्स जो है इंडियन आर्मी ने खड़ा करके तो वो वापस सारा कुछ शुरू किया था। तो जब आपको जिसके ऊपर मैक्सिमम भरोसा है, ठीक है, तो और हमारे हिंदुस्तान में ये अच्छा है कि लोग कई बार आर्मी को, अपनी आर्मी को भगवान के दर्जे तक भी देते हैं कि ये गॉड है, ये भी रक्षक है भगवान की। तो इसलिए ये सारा सैल्यूटेशन है, ये सब कुछ और होना भी चाहिए। जिन कंट्रीज़ में ना अपनी आर्मी को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उन कंट्रीज़ की हालत जो है वो पाकिस्तान जैसी, अफ़गानिस्तान जैसी और अफ्रीका जैसे देशों की हो जाती है कि वहाँ पे से गरीबी, भुखमरी कभी ख़त्म नहीं हुई। कारगिल लड़ाई के बाद मैं वहाँ पर कारगिल डिफेंडिंग बटालियन था और बहुत सारी डेड बॉडीज़ का हमने आदान प्रदान की है और उन डेड बॉडीज़ को लेने के लिए मना कर दिया था पाकिस्तान ने, और हमने पूरे मिलिट्री आनर के साथ उनको वहाँ पे दफनाया है, ठीक है, उनकी क्रीमेशन की है। तो जो कंट्रीज़ अपने सोल्जर को वापस एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए इंडिया इज़ ग्रेट और अपने सोल्जर्स के लिए बहुत तगड़ा जज्बा है और ये बरकरार रहना भी चाहिए। तो आप लास्ट में यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हिंदुस्तानी यूथ जो है वो मोटिवेटेड रहना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ अभी और हमारे को अलर्ट भी रहना चाहिए। जिस तरह से पहलगाम में हुआ,
वहाँ पर अगर लोकल चौकस होते और उनको पता होता कि क्या एक्टिविटी चल रही है, तो हो सकता है कि इतना नुकसान जो है नहीं होता। तो ये हर हिंदुस्तानी की सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ज़िम्मेवारी नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी की ज़िम्मेवारी है चौकस रहना कि उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है और उसका टाइमली जाके इन्फॉर्मेशन में देना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के यूथ को ना आर्मड फोर्सेस में, आर्मी में, चाहे अग्निवीर की कैपेसिटी में आए, चाहे कमीशन ऑफिसर आए, उसका रुझान फर्स्ट चॉइस जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ होना चाहिए। और सिंपली लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि आप नशे से बाहर आओ, और नशा चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे आप 24 घंटे मोबाइल में खोए हुए हैं, सोशल मीडिया में खोए हुए हैं, चाहे आप हमारे दुश्मन देश किसी ना किसी तरह से यूथ की बर्बादी चाहते हैं, चाहे वो आजकल JNK और पंजाब में चिट्टा चल रहा है और ड्रग्स चल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों से अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो इससे ज़्यादा बढ़िया सर्विस आप देश को कोई और नहीं देगी। सो हमारा ब्लेस्ड यूथ होना चाहिए, क्योंकि आने वाला इंडिया इसी यूथ की तरफ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, It is और honor आपकी for जो बुक आ रही है शूरवीर, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और नाम भी आप ही के ऊपर है, आपको सूट भी करता है। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, ओके, एंड आप भी पक्का पढ़ना इस बुक को। ज़रूर। इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही, किसी और पॉडकास्ट में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आप हमें फ़ंड्स के थ्रू मदद करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमें फ़ंड्स के थ्रू भी मदद कर सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।